मैंने दिल्ली का एग्ज़ाम दिया, उत्तराखंड दिया और एमपी भी दिया। कभी 3 मार्क्स से नहीं हुआ, कभी 21 मार्क्स से नहीं हुआ, कभी 13 मार्क्स से नहीं हुआ। लोगों को लगा कि 4-5 दिन की ज़िद है, ख़त्म हो जाएगी, लड़की वापस आ जाएगी। मेरे सामने मेरी मम्मी बैठी हुई थी। मैं ऐसे फ़ोन चला रही हूँ कि खुल जाए और मम्मी को बोला कि मम्मी, भगवान सुनता है यार। वहाँ जन सैलाब आया हुआ था। मेरा परिवार, मेरा गाँव और मेरा समाज सब इतने खुश थे कि उनको लग रहा था कि उनके घर की बेटी जज बनी है। मिडिल क्लास लोगों की एक खास बात पता है क्या होती है? कि उनको एक चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वो अपने आप सीख लेते हैं, वक़्त उन्हें अपने आप ही एडजस्टमेंट करना सिखा देता है। लेकिन इस एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि वे संतुष्ट हो जाते हैं। ये एडजस्टमेंट से वो उसको स्वीकारते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही जो स्वीकारी हुई एडजस्टमेंट है, ये उनके अंदर एक ज़िद पैदा करती है, एक जोश पैदा करती है कि आगे चलकर उन्हें अपना वक़्त बदलना है, कुछ अलग करके दिखाना है और इस लूप में जिसमें वो फँसे पड़े हैं, इस लूप से बाहर निकलना है। नमस्ते जोश टॉक के व्यूअर्स, मेरा नाम गरिमा आर्या है और हाल ही में मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में 138वीं रैंक हासिल की है और यहाँ मैं आप सबको अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए आई हूँ। मैं मूल रूप से मुजफ्फरनगर से 11 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव दतियाना की रहने वाली हूँ और मेरी पढ़ाई की कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है जब मैं 4 या 5 साल की थी। जब मेरे माँ बाप ने सोचा कि अब इसके प्राइमरी में एडमिशन दिला देना चाहिए। मैं एक गाँव के ही प्राइमरी स्कूल जो 5वीं तक था, बाल विद्या मंदिर, वहाँ जाने लगी। मेरे पिताजी, मेरी माताजी या मेरी दादी, मेरे बाबा जी जो भी मुझे स्कूल लेकर जाता था, मैं वहाँ से 5 या 10 मिनट में वापस आ जाती थी। इसका कारण पता है क्या था? इसका कारण था कि वहाँ छोटे बच्चों को दर पे बैठा के पढ़ाया जाता था और जो 5वीं क्लास के बच्चे थे, उन्हें बेंच पे बैठा के पढ़ाया जाता था। मेरी इच्छा होती थी कि मुझे बेंच पे बैठ के पढ़ाई करनी है, लेकिन जब तक मेरा कोई घरवाले वहाँ खड़े होते थे, मैं बेंच पे बैठी रहती थी। जैसे ही वो गए, मुझे दोबारा दर्रे पे बैठा दिया जाता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे बेंच पे बैठ के पढ़ाई करनी थी। तब मेरे मन में ये पहले इच्छा थी, फिर ये मेरी इच्छा ज़िद में बदल गई और ये जो ज़िद है, ये मुझे दिल्ली खींच लाई। दिल्ली कैसे? दिल्ली ऐसे कि मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं और मेरी माता एक गृहिणी है। मुझे उस समय उस छोटी-सी बच्ची को पता चला कि दिल्ली में टेबल और चेयर पे बैठा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मेरी ये इच्छा हुई कि मुझे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है। मैंने ज़िद की कि मुझे नहीं पता, दिल्ली जाके ही पढ़ना है, अब मैं नहीं रुकूँगी यहाँ पे। मेरे पिताजी मुझे अपने साथ दिल्ली ले आए। उस समय मेरे पिताजी करोल बाग में पोस्टेड थे। शुरू के कुछ दिन मैंने उनके साथ करोल बाग थाने में रह के गुज़ारे। वहाँ लोगों को लगा कि 4-5 दिन की ज़िद है, ख़त्म हो जाएगी, लड़की वापस आ जाएगी। लेकिन नहीं, लड़की को ज़िद थी, उसको पढ़ना था और उसकी पढ़ाई की ज़िद, उसका उत्साह आज उसको देखो यहाँ लेकर आया है। मेरा इमोशनल होने का कारण ये है कि जिस परिवेश से मैं आती हूँ, वहाँ महिलाओं को, बेटियों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है कि वो घर से बाहर निकल कर अपना करियर चुन सके। वहाँ ज़्यादातर ये होता है कि उन्हें इतना पढ़ाया-लिखाया जाता है कि उनकी शादी की जा सके। और इससे ऊपर उठकर मेरे परिवार ने, मेरे माता-पिता ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक समाज में बदलाव ला सकूँ। 2017 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स हंसराज कॉलेज से कंप्लीट किया और फिर बारी आई है अपना करियर ऑप्शन चूज़ करने की। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मोटा-मोटा जितना मुझे समझ में आ रहा था, या तो मैं एमए इकोनॉमिक्स करूँ या मैं एलएलबी करूँ। एलएलबी का ख़्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि मेरे पिताजी ने खुद लॉ किया हुआ है, वो खुद एक एलएलबी हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं। फिर मैंने दोनों तरह के अटेम्प्ट्स दिए। मैंने एमए इकोनॉमिक्स के लिए भी अप्लाई किया और मैंने लॉ का फॉर्म भी फिल कर दिया था। हाँ, लेकिन बात ये थी कि मैं इतना सीरियस अटेम्प्ट दूँगी, नहीं दूँगी, ये मेरा डिसाइड नहीं था। और एलएलबी सेलेक्ट करने के पीछे की एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुझे एक घड़ी पसंद आई और
जैसे कि आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, तो आपको वो दूसरी चीज़ नहीं मिल सकती है। मेरे पास ऑलरेडी एक घड़ी थी। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा घड़ी चाहिए। पापा ने कहा नहीं, नहीं अभी ऑलरेडी है ना एक, तो दोबारा क्यों चाहिए? फिर मुझे सोचा थोड़ा कि कैसे मिल सकती है ये घड़ी? मैंने पापा को बोला, मैंने पापा अगर मैंने एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, तो मिल जाएगी? तो पापा को लगा 15 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में, पढ़ा तो इसने है नहीं कुछ, कहाँ क्लियर होगा? हाँ, हाँ, दिलवा दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है अब 15 दिन है, अब तो अच्छे से पढ़ूँगी मैं इसको। मैंने 15 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए मैंने, डीयू के जितने भी थे और एग्ज़ाम देकर आई, तो आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। आई वाज़ स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, मतलब फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं खुश इस बात से नहीं कि एलएलबी में एडमिशन हो रहा है, इस बात से कि अब मुझे नई घड़ी मिलने वाली है। इतनी खुशी थी ना नई घड़ी की कि बस मुझे फिर आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने ले दे के एलएलबी में एडमिशन लेना है ताकि नई घड़ी मिले। और ये जो आप घड़ी देख रहे हैं ये वही घड़ी है। ऐसे तो ये बहुत सिंपल सी और साधारण सी घड़ी है, बट मेरे लिए इसकी मायने बहुत ज़्यादा है। ये तो एक फन एनेक्डोट था, लेकिन अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो एलएलबी चुनने के पीछे मेरा मकसद यही था कि मुझे कुछ बड़ा करना था। और लॉ हमें इतना ज़्यादा एम्पावर करता है कि हम लॉ करने के दौरान ही इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, समाज में इतना ज़्यादा बदलाव लेकर आ सकते हैं कि और किसी फील्ड में मुझे नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब एलएलबी में एडमिशन ले लिया, फिर धीरे-धीरे समझ में आया कि यार कितना अच्छा डिसीजन था लाइफ का। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एलएलबी में एडमिशन लेना, कैंपस लॉ सेंटर में पढ़ाई करना, ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। फिर पढ़ाई शुरू हुई, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर बहुत मन लगा के पढ़ाई की। इतना ज़्यादा मज़ा आया, सब्जेक्ट्स इतने इंटरेस्टिंग थे, इतना अच्छा लगता था पढ़ाई करना। फिर धीरे-धीरे मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया और लाइब्रेरी में मुझे मेरे सीनियर्स मिले, जिनसे मुझे पता चला कि जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जज बनते हैं, इतना रिस्पेक्ट होता है, गैज़ेटेड ऑफ़िसर बनते हैं। मतलब यही तो चाहिए था लाइफ़ में, और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए थी सोसाइटी में। मैंने कहा ठीक है, जुडिशरी की प्रिपरेशन की जाएगी अब से। लेकिन मेरी जुडिशरी की प्रिपरेशन के बारे में बताऊँ तो वो भी एक स्मूथ जर्नी तो नहीं रही है। सब मेरा मेरी इच्छा थी जानने की क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या मुझे कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। जज बनने का फैसला तो मैं ठान चुकी थी कि मुझे जज बनना ही बनना है। लेकिन सवाल सिर्फ़ इतना था कि कैसे? और इसकी तैयारी कैसे करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? मैंने अपने सीनियर्स से बात करना शुरू किया कि कोई मुझे गाइड कर दे कि भैया कोचिंग के लिए जाएँ कि नहीं जाएँ? तो मुझे मोस्टली आंसर यही मिला कि बिना कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई ट्राई किया जाए। मेरे एक सीनियर हैं कमल यादव, उनकी मैंने मदद ली। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, जहाँ मैं अटकती थी मुझे गाइड करते थे और वही मेरे गुरु द्रोण भी वही थे और मेरे सारथी कृष्ण भी वही रहे हैं इस जर्नी के दौरान। क्योंकि एलएलबी खत्म होने से पहले ही 2020 में कोविड आ गया और 2021 नवंबर तक कोई वैकेंसी नहीं थी। कोई स्टेट का कोई वैकेंसी नहीं आया। फिर 2021 नवंबर में हरियाणा प्रिलिमिनरी टेस्ट दिया एंड राजस्थान। राजस्थान मेरा 1 नंबर से क्लियर नहीं हुआ, हरियाणा क्लियर हुआ, जिसका मेंस मैंने मई 2022 में दिया। उसके बाद मैंने दिल्ली का एग्ज़ाम दिया, उत्तराखंड दिया और एमपी भी दिया। लेकिन कुछ-कुछ गलतियों की वजह से मेरे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए। कोई किसी स्टेज पे, कोई किसी स्टेज पे, कभी 3 मार्क्स से नहीं हुआ, कभी 21 मार्क्स से नहीं हुआ, कभी 13 मार्क्स से नहीं हुआ। तो मैं क्लोज़ तो थी, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता था कि कर तो मैं सकती हूँ, लेकिन कुछ गलतियाँ हैं, उन्हें सुधारने की बहुत ज़रूरत है। मैंने टोटल 4 अटेम्प्ट दिए हैं यूपी से पहले। हरियाणा के अटेम्प्ट में मेरा मेंस में पेपर ही छूट गए थे। 30 टू 40 मार्क्स का मेरा एक जो मेंस था टोटल, वो मेरा छूट गया था एंड उसकी वजह से मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि मेरा इंटरव्यू कॉल सिर्फ़ 3 नंबर से रुका था। इन सारे अटेम्प्ट से मैंने जो गलतियाँ करी है, उनसे मैंने सीख ली और आखिर में जब मेरा यूपी का अटेम्प्ट आया, तो मैंने ये ठाना था कि मुझे ये गलतियाँ दोबारा नहीं रिपीट करनी है। और इस अटेम्प्ट में मैंने ये गलतियाँ बिल्कुल रिपीट नहीं की। मैंने टाइम पे पेपर पूरा किया, लोकल लॉज़ अच्छे से रिवाइज़ किए थे, जीके पे पूरा ध्यान दिया
और लैंग्वेज पेपर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी। मेरा यूपी का मेंस क्लियर हुआ, जो मुझे 1 अगस्त को पता चला, 1 अगस्त को उसका रिज़ल्ट आ गया। फिर 23 अगस्त को मेरा यूपी का इंटरव्यू शेड्यूल्ड था प्रयागराज में। मैं इंटरव्यू देकर वापस आई, मैंने अपने जो सीनियर्स हैं, जो बैचमेट्स हैं, उनसे बात की कि ऐसे मेरा इंटरव्यू हुआ और ये मेरा इस तरह से मेरा मेंस हुआ है। तो दे वर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट कि हाँ, तेरा हो जाएगा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। लेकिन फिर भी थोड़ा मन में घबराहट तो रहती ही है कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, पता नहीं क्या होगा। फिर 30 अगस्त को जिस दिन मेरा जन्मदिन भी होता है, उस दिन रात से ही, सुबह से ही जिसका कॉल आ रहा था, जिसका मैसेज आ रहा था, वो यही पूछता था रिज़ल्ट कब आएगा? कब आएगा रिज़ल्ट? क्या बनेगा तेरा? क्या होगा? तो मुझे लगा कि अरे! क्या अभी से बात करने लग गए हैं, बर्थडे वाले दिन ही सबको रिज़ल्ट जानना है, सबको यही बात करनी है। और वैसे भी 28 अगस्त को लास्ट इंटरव्यू था और 2 दिन में कहाँ रिज़ल्ट आता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता है, अभी टाइम है, बाद में आएगा। मैं सबको ये बोल देती थी। फिर मुझे शाम के 6 बजे कमल भैया का कॉल आया। उन्होंने मैंने फ़ोन उठाया, मुझे लगा हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए फ़ोन किया होगा, अब सुबह से कॉल्स ही इस बात के लिए आ रहे हैं। मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला, "लड़की, तू जज बन गई।" मुझे लगा मज़ाक कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा, "क्या भैया 2 दिन में रिज़ल्ट आता है क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? इतनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा?" तो "नहीं लड़की, तू सच्ची में जज बन गई यूपी में, तू क्यों वो कर रही है?" मैंने कहा, "आपने मेरा रोल नंबर चेक किया? आपको पता है?" कहते, अच्छा रोल नंबर भेज।" मैं चुपचाप उनसे बात करती रही, कोई ऐसे घर पे कुछ ऐसे इमोशन नहीं दिखाया कि हाँ, रिज़ल्ट आ गया। लेकिन पीछे से मुझे कॉल्स आने लग गए थे और टेक्स्ट आने लग गए थे, तो मैं समझ गई थी कि हो गया है। पर फिर भी खुद की संतुष्टि से पहले मुझे शोर नहीं मचाना था, इसलिए मैंने वेट किया। मैंने उनको बोला कि पीडीएफ भेजो, मुझे चेक करना है। उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजी और कुछ वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, टाइम लग रहा था उसको। और मेरे सामने मेरी मम्मी बैठी हुई थी। मैं ऐसे फ़ोन चला रही हूँ कि खुल जाए और मम्मी को बोला कि मम्मी, भगवान सुनता है यार, चाहे थोड़ा लेट सुने पर सुन लेता है। मेरी मम्मी को समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है। वो मेरी बात इग्नोर करके अपने काम में लगी हुई है। मैंने कहा फिर मैं और देख रही कि खुल जाए। फिर मैंने पीडीएफ खोला और नाम चेक किया अपना, रोल नंबर चेक किया, सब कुछ चेक किया। फिर मैंने मम्मी को बोला, "मम्मी लड़की जज बन गई तुम्हारी।" फिर पापा दूर थे, दूसरे कमरे में थे, उनको आवाज़ लगाई, मेरे पापा आ जाओ। फिर गाँव में वीडियो कॉल किया, तो सबको बताया, फिर कॉल्स आने लग गई, मैसेजेस आने लग गए, सबके पूरा दिन, मतलब आई थिंक आई हैव अटेंडेड 300 कॉल्स इन टोटल। तो पूरा दिन, पूरी रात और उससे नेक्स्ट डे, यहाँ तक कि आज भी ये सब कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। जिस बदलाव का सपना मैंने देखा था कि लॉ करूँगी, जज बनूँगी और एक समाज में परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन की शुरुआत पता है कहाँ से हुई? जब 14 सितंबर को मैं अपने गाँव पहुँची, वहाँ जनसैलाब आया हुआ था। मेरा परिवार, मेरा गाँव और मेरा समाज, सब इतने खुश थे कि उनको लग रहा था कि उनके घर की बेटी जज बनी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे इस कार्य से काफ़ी लड़कियों में कॉन्फिडेंस आएगा, उनके परिवार वाले उन्हें एक अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजेंगे और उन पे भरोसा करेंगे कि वो भी कुछ कर सकती हैं। और जिस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, वो ये कि इससे उनको लग रहा है कि अगर गरिमा ये कर सकती है, तो उनकी बेटी भी कर सकती है। अगर गरिमा इतना आगे पढ़ के जज बन सकती है, तो क्यों ना हम भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी की उम्मीद, किसी का राह बनते हैं। तो मैं उन सब लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर ऐसा मौका आपको मिले, जिससे आप कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो इस मौके को जाने मत देना, आगे बढ़ना और कुछ करके दिखाना, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है और आने वाली पूरी पीढ़ियों के लिए है। मैंने कहा था ना कि मिडल क्लास के लोग जो होते हैं वो एडजस्टमेंट सीख लेते हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होते और उसको बदलने की चाह में आगे बढ़ते रहते हैं।
और वही चाह उनको आगे बढ़ाती है, जोश भरती है और बदलाव लाती है। तो आप लोग भी संतुष्ट मत होइएगा, आगे बढ़िए और बदलाव लाइएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।